नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैव विविधता के भाग 5 तक आपने यह जान लिया था कि भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र एवं 25 जैव भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। भारत के जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिनको बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, जलवायु भिन्नता के आधार पर जो 10 क्षेत्र थे, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और 10वां था आपका द्वीपीय क्षेत्र। इस स्तर तक की पढ़ाई हम लोग जैव विविधता के भाग 5 में कर चुके हैं। आज प्रस्तुत है जैव विविधता का पार्ट 6। पार्ट 6 में साथियों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें ध्यान रख करके ही परीक्षा में जाने की ज़रूरत है। मैं उन प्रश्नों पर आपसे बारी बारी चर्चा कर लेता हूं। जितना अब तक आपने अध्ययन किया उसके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताया जा चुका है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले W.G. रोजन ने 1985 में किया था। उसके पहले इसे जैविक विविधता के नाम से जाना जाता था। तो जैविक विविधता का शब्द का इस्तेमाल रेमंड F. दशमान ने 1968 में किया था। ये चीज़ें आप जैव विविधता के पार्ट 1 जो हमारा वीडियो उसमें आप पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, सवाल ये आया कि जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे ग्रेट, इसीलिए पूछ देता है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसम, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण घास है। सारगेसम नामक घास कहाँ पाई जाती है। तो सारगेसम से ही आप सारगेसो को याद कर लीजिएगा। सारगेसम नामक घास जो है सारगेसो सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, वहीं पर यह सारगेसम नामक घास पाई जाती है। कई बार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लक्षद्वीप समूह है वह किस प्रकार का द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप समूह। तो जी हाँ, लक्षद्वीप समूह हमारा जो है कोरल या मूंगा द्वीप है। कोरल या मूंगा द्वीप है। ये मूंगा क्या होता है, जिनको हम लोग प्रवाल कहते हैं, या किस संघ के जीव होते हैं। तो प्रवाल या मूंगा जो है सिलेंट्रेटा संघ के ये जीव होते हैं। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहते हैं। देखिए ध्यान से दीजिए, उष्ण स्थल की बात नहीं कर, भारत में उष्ण स्थल में पारिस्थितिक उष्ण हॉट स्पॉट जिसको पूछा जा रहा है, तो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण कहा जाता है। इको हॉट स्पॉट, इको का जो है इकोलॉजी जो होती है ना, उससे वैसा उष्ण स्थल इसको लिखा गया है। पारिस्थितिकी के हिसाब से यह हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट। अभी मैं बात कर रहा था प्रवाल संगठन। प्रवाल संगठन का मुख्य पदार्थ क्या है। जो प्रवाल है ना मूंगा, प्रवाल संगठन का मुख्य पदार्थ क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये प्रवाल संगठन का मुख्य पदार्थ है। इसी की खोल जो है प्रवालों के ऊपर या मूंगों के ऊपर होती है। संसार के किस देश में वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। संसार के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों साथियों, वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैश्विक जैव विविधता, दुनिया में जितनी भी जैव विविधता है उसका 7.5 से 8.0% भाग, 7.5 से 8% भाग भारत में पाया जाता है ना। एक संस्था है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मानता है कि भारत में जो है सर्वाधिक संकटापन्न, इनके ऊपर संकट है, ऐसे जीव जंतुओं की संख्या भारत में सर्वाधिक है। तो IUCN के बारे में जैव विविधता के पार्ट 7 में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। कुछ तथ्यों में IUCN के बारे में सामान्य जानकारी यही है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका गठन 1948 में हुआ है या 1900, कन्फर्म करके बता देते हैं आपको अभी कि 1948 में। जी हाँ, फ्रांस में हुआ है IUCN का। कन्फ्यूजन ये हो रहा था कहीं 1943 में तो नहीं हुआ। IUCN का जो गठन हुआ था 1948 में हुआ है और यही IUCN 1963 से रेड डाटा बुक, जिसको लाल सूची आप लोग कहते हैं, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में दिया जाता है कि कौन अति संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, ये सब से चीज़ें जानकारी दी जाती हैं। तो 1963 से रेड डाटा बुक जारी कर रही है, लेकिन इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो आप बताइएगा 1948 में। अब सवाल आता है कि IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है। तो गुलाबी पृष्ठों पर, उनके उन पेजों पर, पूरी किताब का जो है गुलाबी रंग के पेज हैं जिसमें ऐसे जीवों को लिखा गया है जो कि संकटापन्न है, यानी संकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा सीधे, कि जैव विविधता संधि कब हुई थी या कब से प्रभावी है। तो जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी है। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम वर्ष कब पारित किया। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया। ये महत्वपूर्ण वन लाइनर्स थे जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द आता है कि जीन पूल किसे कहते हैं। ये जीन पूल क्या होते हैं, है ना। तो किसी भी जनसंख्या प्राय किसी जाति का, चाहे जंतु हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधा हो, उसके सभी जीनों का जो सेट, समुच्चय, है ना, या जीनों से संबंधित जो जितनी भी सूचनाएं उसको रखना, संग्रहण करना, वही जीन पूल कहलाता है। किसी भी जनसंख्या या किसी जाति की जनसंख्या या कोई जीव जंतु हो, उनके जितने प्रकार के जीन्स होंगे उनकी सारी सूचनाएं एक जगह पर एकत्र रख के कहना, वह उसका जीन पूल कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन लाइन तक आप कह सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, जिसके बारे में हम लोग इतना देर से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, जैव विविधता मानव जीवन का आधार है। जैव विविधता से ही मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सस्य परागण, ये सब होते हैं जो कि मानव जीवन का आधार है। सवाल फिर एक बार रिपीट है कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता किधर से किधर की ओर बढ़ती है। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तथा ध्रुवों की ओर घटती है। अच्छा, जैव विविधता पर जो संकट आता है, जब स्थानिक जैव विविधता में विदेशी प्रजातियां प्रवेश कर जाती हैं तो स्थानीय प्रजातियों पर संकट आ जाता है। जैसे 1963 में भारत ने अमेरिका से गेहूं आयात किया। भारत देश में गेहूं की कमी थी तो अमेरिका से गेहूं खरीदा था, गेहूं के बीज लिया था। लेकिन उसी गेहूं के साथ किसानों ने बोया तो अमेरिका के साथ साथ एक घास चली आई, है ना, जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहते हैं या गाजर घास कहते हैं। इसको कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। अब यह घास क्या कर रही है कि और किसी भी खरपतवार को क्या सबको दबा दे रही है। गाजर की तरह होती है, सफ़ेद सफ़ेद बीज होते हैं इसके मुंडी पर, और ये खेतों को ऊसर बना रही है। और इसको छूते ही ना एलर्जी की बीमारी इसी घास की वजह से होती है और यह कृषि के विकास में रुकावट डाल रही है। तो गाजर घास, जिसको कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहते हैं, यह अमेरिका से मंगाए गए गेहूं के साथ आई। यह एक विदेशी प्रजाति थी और यह आकर के यहाँ पर स्थानीय प्रजातियों के लिए एक संकट का कारण बन गई है। यह था आपका जो है जैव विविधता संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टर्म में जैव विविधता के पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता में कमी के क्या कारण, जैव विविधता में कैसे कमी आती चली जा रही, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पार्ट 7 में ही हम लोग जो है
रेड डाटा बुक और संकटग्रस्त प्रजातियां जो लाल सूची है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए।